हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7th ज्योग्राफी चैप्टर 5th वाटर की जो एक्सप्लेनेशन बच गई थी उसको हम आज कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वेव्स। व्हेन यू आर प्लेइंग थ्रो बॉल ऑन द बीच एंड बॉल फॉल्स इनटू द वाटर, व्हाट हैपन्स? जब आप थ्रो बॉल खेलते हैं बीच पर और बॉल पानी में जाकर गिरती है, देन व्हाट हैपन्स, क्या होता है? जो बॉल है वो वॉश हो जाएगी पानी से और वो वापस शोर पर आ जाएगी वेव्स की वजह से। When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves. जब वाटर ओशन की सरफेस पर राइज होता है, फॉल होता है अल्टरनेटली, दे आर कॉल्ड वेव्स। वो एक बार राइज करता है, ऊपर उठता है, और एक बार नीचे गिरता है, इन्हें हम वेव्स कहते हैं। Now let's see in the box of do you know, waves are formed when winds scrape across the ocean surface. Waves तब फॉर्म होती हैं जब winds ओशन की सरफेस पर जाकर लगती हैं। The stronger the wind blows, the bigger the wave becomes. जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करेगी उतनी ही वेव्स बड़ी होंगी। During a storm, the winds blowing at very high speed form huge waves. जब स्टॉर्म आता है तो विंड बहुत ही हाई स्पीड पर ब्लो कर रही होती हैं जिससे कि ह्यूज वेव्स बनती हैं। दीज में कोज ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है जो कि कारण बनता है डिस्ट्रक्शन का। एन अर्थक्वेक, अ वोल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट्स ऑफ ओशन वाटर। अर्थक्वेक की वजह से, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से या फिर अंडर वाटर जो लैंडस्लाइड आती है वो शिफ्ट कर देती है ओशन के वाटर को काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से ह्यूज टाइडल वेव बनती हैं जिन्हें हम सुनामी कहते हैं। ये जाती हैं हाई 15 मीटर तक, और जो अब तक लार्जेस्ट सुनामी मेज़र की गई है वो है 150 मीटर हाई। दीज वेव्स ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर। ये जो वेव्स ट्रेवल करती हैं ये 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से ट्रेवल करती हैं। जो सुनामी आई थी 2004 में, उसने बहुत ज़्यादा डैमेज किया था इंडिया के कोस्टल एरियाज़ को, जो तटीय इलाके हैं इंडिया के समुद्र के पास। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स गोट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी। अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट है जो सुनामी की वजह से वो भी उसमें ही मिल गया था, सबमर्ज्ड हो गया था, जो कि दिखाई नहीं दे रहा था। Now see in the box, tsunami is a Japanese word that means harbor waves. Tsunami एक Japanese word है जिसका मतलब है harbor waves. हार्बर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब भी सुनामी आती है, हार्बर्स जहाँ पर शिप्स आकर रुकते हैं। Now let's see in the box, tsunami, the earth's pandemonium. Tsunami or the harbor waves struck havoc in the Indian Ocean on the 26 December 2004. सुनामी या फिर हमें इन्हें हार्बर वेव्स भी कहते हैं, जो कि इंडियन ओशन में आई थी 26 दिसंबर 2004 में। ये जो वेव थी रिजल्ट थी अर्थक्वेक का, जिसका जो एपिसेंटर था वो क्लोज था सुमात्रा की वेस्टर्न बाउंड्री के। मैग्नीट्यूड था अर्थ का 9.0 ऑन रिक्टर स्केल, बहुत ही ज़्यादा था। इंडियन प्लेट जो है वो बर्मा प्लेट के नीचे चली गई थी। देयर वॉज अ सडन मूवमेंट ऑफ द सी फ्लोर कॉजिंग द अर्थक्वेक, जिससे कि बहुत एकदम से सडन मूवमेंट हुआ था सी की फ्लोर पर, जिससे अर्थक्वेक आया। The ocean floor was displaced by about 10-20 meter and tilted in a downwardly direction. ओशन फ्लोर अपनी प्लेस से डिस्प्लेस हो गया था, अपनी जगह से हट गया था 10 to 20 मीटर, और टिल्ट हो गया था, झुक गया था डाउनवर्ड डायरेक्शन में। काफ़ी ज़्यादा जो ओशन वाटर था वो फ्लो करा था इस गैप को फिल करने के लिए, जो कि डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्रिएट हुआ था। इससे क्या हुआ था, जो काफ़ी वाटर था वो वापस आ गया था कोस्ट लाइन से, जो कि साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की कोस्ट लाइन से विड्रॉ हो गया था वाटर आफ्टर थ्रस्टिंग ऑफ द इंडियन प्लेट बिलो द बर्मा प्लेट। जब इंडियन प्लेट बर्मा प्लेट के बिलो चली गई थी फोर्सफुली, जो वाटर था वो वापस से कोस्ट लाइन की तरफ आया एकदम से। जो सुनामी थी इसकी स्पीड थी अबाउट 800 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट की स्पीड से।
जिसने पूरी तरह से वॉश कर दिया था इंडियन ओशन के कुछ आइलैंड्स को, बिल्कुल साफ कर दिया था। इन द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दैट मार्क द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया गॉट कम्प्लीटली सबमर्ज्ड। जो पॉइंट था अंडमान और निकोबार आइलैंड में, वो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, जो कि कम्प्लीटली सबमर्ज्ड हो गया था एज द वेव मूव फ्रॉम अर्थक्वेक एपिसेंटर। मूव कर रही थी सुमत्रा से अंडमान आइलैंड की तरफ, श्रीलंका, जिससे वेवलेंथ डिक्रीज हो रही थी और डेप्थ थी जो वाटर की वो भी डिक्रीज हो रही थी। द ट्रेवल स्पीड ऑल्सो डिक्लाइंड। जो ट्रेवल स्पीड थी वेव्स की वो भी कम हुई थी। 700 to 900 किलोमीटर पर आवर से लेकर 70 किलोमीटर पर आवर तक वो पहुंच गई थी, कम हुई थी। सुनामी वेव्स ट्रेवल्ड अप टू डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट। सुनामी की जो वेव्स थी वो ट्रेवल कर रही थी 3 किलोमीटर की डेप्थ तक, गहराई तक कोस्ट से, किलिंग मोर देन 10,000 पीपल और अफेक्ट हुए थे लैक्स ऑफ हाउसेज। इन इंडिया द मोस्ट अफेक्टेड वर द कोस्टल एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश थे। इंडिया में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज, कोस्टल एरियाज थे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। वाइल द अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस। अर्थक्वेक को हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते लेकिन सुनामी के लिए 3 आवर नोटिस देना पॉसिबल है। ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है ये पैसिफिक ओशन में है लेकिन इंडियन ओशन में नहीं था। सुनामी जो है इंडियन ओशन में बहुत ही रेयर है, इज लेस एज कंपेयर टू द पैसिफिक, क्योंकि इंडियन ओशन में सिस्मिक एक्टिविटी जो है वो कम है पैसिफिक के कंपैरिजन में। यहाँ पर आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं ये डिस्ट्रक्शन हुआ था सुनामी की वजह से, जो कि तमिलनाडु की कोस्ट पर दिखाई गई है। The tsunami that ravaged the South and Southeast Asian coast in December 2004 is the most devastating tsunami in the last several hundred years. जो सुनामी जिसने साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की कोस्ट को दिसंबर 2004 में बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था, बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटिंग सुनामी थी पिछले कई 100 सालों की। The large damage caused to life and property was primarily a result of lack of monitoring. ये जो बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था लाइफ का, प्रॉपर्टी का, ये जो रिजल्ट था कि इसका लैक ऑफ मॉनिटरिंग का था। अर्ली वार्निंग सिस्टम प्रेजेंट नहीं थी और वहाँ पर जो इंडियन ओशन के पास जो कोस्ट पर रहने वाले लोग थे उनको इस बात की नॉलेज नहीं थी। दैट सुनामी इज अप्रोचिंग इज द रैपिड विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम द कोस्टल रीजन। जो पहला इंडिकेशन था सुनामी के आने का वो ये था कि वहाँ से रैपिड विड्रॉल हो गया था वाटर का कोस्टल रीजन से, जिसके बाद ये डिस्ट्रक्टिव वेव्स आई थी। जब ये ऐसा कोस्ट पर हुआ वहाँ पर लोग इकट्ठे हो गए ये देखने के लिए, ये मिरेकल देखने के लिए, जबकि उन्हें जाना चाहिए था किसी हाई ग्राउंड पर, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लार्ज कैजुअलिटी हुई वहाँ पर इन वेव्स को देखने वाले लोगों की, जो एकदम से सुनामी की वेव। देयर वाज अ लार्ज कैजुअलिटी ऑफ क्यूरियस ऑनलुकर्स व्हेन द जाइजेंटिक वेव स्ट्रक। जब ये इतनी बड़ी वेव्स आई तो वहाँ पर लार्ज कैजुअलिटी हुई वहाँ पर जो क्यूरियस ऑनलुकर्स थे उनकी। टाइड्स, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड। जो राइज और फॉल होता है ओशन वाटर का दिन में 2 बार, उसे हम टाइड कहते हैं। हाई टाइड जब होता है जब वाटर कवर करता है काफ़ी ज़्यादा एरिया शोर का और वो अपने हाईएस्ट लेवल तक राइज करता है, ऊपर उठता है। और लो टाइड होता है जब वाटरफॉल होता है अपने लोएस्ट लेवल पर होता है और शोर से वापस जाता है। नाउ the strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tide. जो strong gravitational pull है exert करते हैं सन और मून अर्थ की सरफेस पे, उसकी वजह से टाइड्स आते हैं। वेव्स होती हैं जो विंड स्क्रैप करती हैं ओशन सरफेस पर और टाइड आते हैं ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सन और मून की। अर्थ का जो वाटर होता है जब वो मून के क्लोज होता है वो खिंचता है मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की इन्फ्लुएंस में, जिससे कि हाई टाइड होते हैं। जब फुल मून होता है और न्यू मून डेज होते हैं सन और मून अपनी सेम लाइन में होते हैं और सबसे जब यहाँ इस टाइम पर टाइड्स हाईएस्ट होते हैं। यहाँ पर देखो स्प्रिंग टाइड में
सन, मून और अर्थ बिल्कुल लीनियर है, बिल्कुल सेम लाइन पर है। इस टाइम पर टाइड्स हाईएस्ट होते हैं। इन टाइड्स को हम स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। लेकिन जब मून अपने फर्स्ट या लास्ट क्वार्टर में होता है तो ओशन वाटर जो है डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉन होता है सन की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से और अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, जिससे कि लो टाइड्स होते हैं। इन टाइड्स को हम नीप टाइड्स कहते हैं। ये जो 90 डिग्री एंगल पे बन रहे हैं, सन, अर्थ, मून। इसमें हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन। हाई टाइड से नेविगेशन में हेल्प मिलती है। द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर, दिस हेल्प द शिप्स। इससे शिप्स को मदद मिलती है जो हार्बर पर इजीली आ जाती हैं। हाई टाइड्स शिप फिशिंग के लिए भी हेल्पफुल हैं। काफ़ी ज़्यादा फिशेस जो हैं शोर के पास आ जाती हैं हाई टाइड के टाइम पर, जिससे जो फिशरमैन है वो काफ़ी ज़्यादा कैच कर पाता है फिशेस को। जो राइज और फॉल होता है वाटर का टाइड्स की वजह से, इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं कुछ प्लेसेस पर। नाउ ओशन करंट्स। ओशन करंट्स जो हैं स्ट्रीम्स हैं वाटर की जो कॉन्स्टेंटली फ्लो करती रहती हैं ओशन की सरफेस पर एक डेफिनेट डायरेक्शंस में। ओशन करंट जो है वार्म होते हैं या फिर कोल्ड होते हैं। जनरली जो वार्म ओशन करंट है वो इक्वेटर के पास होते हैं और वो मूव करते हैं पोल्स की तरफ। कोल्ड करंट है जो अपना जो कैरी करते हैं वाटर, वो पोलर एरिया और हायर लैटिट्यूड से वो ट्रॉपिकल की तरफ आते हैं, लोअर लैटिट्यूड की तरफ आते हैं। द लैब्राडोर ओशन करंट इज कोल्ड करंट वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज वार्म करंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ओशन करंट है। लैब्राडोर जो कि कोल्ड करंट है और गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट है। ओशन करंट इन्फ्लुएंस करते हैं किसी एरिया की टेम्परेचर कंडीशंस को। अगर वार्म करंट है तो वो वार्म टेम्परेचर लैंड सरफेस पर लेकर आता है, अगर कोल्ड है तो कोल्ड टेम्परेचर। ऐसे एरिया जहाँ पर वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं वो बेस्ट फिशिंग ग्राउंड होते हैं वर्ल्ड में। और ये कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं? सीज अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इसके एग्जाम्पल हैं, जहाँ पर हॉट वार्म एंड कोल्ड करंट मिलते हैं। The areas where a warm and cold current meet also experience foggy weather, making it difficult for navigation. ऐसे एरिया जहाँ पर वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं वहाँ पर फोगी वेदर देखने को मिलता है, जिससे कि नेविगेशन में डिफ़िकल्टी होती है। नाउ वी विल सी दिस मैप। देखो कोल्ड करंट जो है वो ब्लू एरो से शो किया है, वार्म करंट ऑरेंज एरो से। वो सबसे पहले कोल्ड करंट देखते हैं इधर साउथ अमेरिका के पास, हम्बोल्ट करंट। ये है कोल्ड करंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि साउथ अमेरिका की इधर वेस्टर्न कोस्ट के पास है। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका की साइड देखेंगे हम, अलास्का है, वार्म करंट है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। कैलिफोर्निया करंट है जो कि साउथ की डायरेक्शन की तरफ आ रहा है, कोल्ड करंट है। उसके बाद गल्फ स्ट्रीम यहाँ पर अटलांटिक ओशन में है, वार्म करंट। कैनरीज है जो साउथ की तरफ आ रहा है, अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट की साइड, ये है कोल्ड करंट। बेंगुला है जो कि अफ्रीका के साउथ वेस्ट में है, बिल्कुल साउदर्न में, ये है कोल्ड करंट। उसके बाद यहाँ पर जापान की कोस्ट के पास साउथ में कुरोशियो है, ये है वार्म करंट है जो कि नॉर्थ की तरफ फ्लो करता है। ओयाशियो है, ये भी जापान की नॉर्थ ईस्ट साइड में, ये है जो साउथ की तरफ की डायरेक्शन में आ रहा है, ये है कोल्ड करंट। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट कोल्ड और वार्म करंट हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीट। Thank you so much for watching this video.